तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। तो आज की इस क्लास में नेशनल इनकम में कितने मेथड से आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, आज की इस क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं। आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है बेटा आप लोगों के लिए। और हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में और हर एक एक छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से इलेबोरेट करके समझाते हुए चलेंगे, ताकि जब हम इन मेथड्स के थ्रू जब न्यूमेरिकल्स हम करें तो आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी बच्चों। तो देखो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, या हम कितने मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस के अंदर बेटा बोला जाता है कि आपको इस मेथड से कैलकुलेट करना है, स्पेशली मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, आपसे बोला नहीं जाता है, आपके पास में पॉइंट्स होते हैं कुछ, उन पॉइंट्स को पढ़ते हुए आपको समझना पड़ता है कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। जी हाँ बच्चों, इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बट आज की इस क्लास में आपको हर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको रटने की टेंशन ही खत्म। क्योंकि नेशनल इनकम में आप हमेशा देखोगे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हम इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे। तो वो आज वो समस्या आप लोगों की खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे हैक्स मैं आपको बताते चलूँगा जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो नेशनल इनकम है इसे हम कितने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आज की इस क्लास में यही है कि कितने मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो बेटा, तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है आपके सामने इनकम मेथड, दूसरा है आपके पास में एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है जिसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट मेथड, बोल सकते हो वैल्यू एडेड मेथड, और बोल सकते हो आउटपुट मेथड। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, तीनों ही सेम है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम के लिए, उसके लिए हमारे पास में तीन मेथड्स है बच्चों। इन तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर एक एक मेथड लेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। इनकम मेथड मतलब यहां पर हम इनकम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही हैं उन सभी इनकम को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो है नेशनल इनकम वहां पर फाइंड आउट हो सके। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इनकम मेथड लेना है, मतलब इनकम सी लेनी है, अदर एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ये वैसा हो गया जैसे आप किसी पर्सन से पूछ रहे हो कि वो महीने का कितना पैसे कमाता है या सालाना वो कितना पैसा कमाता है, जिससे ये क्या हो गया, एक इनकम हो गई, हमें पता लग गया डायरेक्टली, क्योंकि हम सामने वाले से डायरेक्टली उसकी इनकम पूछ रहे हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर, खर्चों से पता लगाया जाएगा कि सामने वाले की इनकम कितनी है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप उस पर्सन से उसकी डायरेक्टली इनकम नहीं पूछ रहे हो, अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, उससे खर्चे पूछ रहे हो कि आपके खर्चे क्या हैं। अब वो आपको अपने घर का खर्चा बता रहा है, अपने जो है रिफ्रेशमेंट का खर्चा बता रहा है, या कोई भी खर्चे वो बता रहा है। उस खर्चे के अनुसार आप एक आइडिया लगाते हो और उसकी एक इमेज अपने दिमाग में इनकम की क्रिएट कर लेते हो कि यार ये बंदा महीने के इतने खर्च करता है तो ये कितना कमाता होगा। कई बार अपन ऐसा ही सोचते हैं बच्चों, तो वही चीज है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में यहां पर अपन को यही करना है कि हमारे देश के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सभी खर्चों को अगर हम टोटल कर ले बच्चों, तो वो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम हम उससे निकाल सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? तीसरा है, इसको आप प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो, वैल्यू एडेड मेथड बोल सकते हो, और आउटपुट मेथड बोल सकते हो। देखो, अगर किसी कंट्री के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है,
है ना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कस्टमर उसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और जो डिमांड करता है वो उसको खरीदने के लिए खर्चा भी करेगा। तो मैं यहां कह रहा हूं कि मिल्क का प्रोडक्शन भारत के अंदर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग यहां पर सबसे ज्यादा मिल्क परचेज करना पसंद कर रहे हैं। अब लोग सबसे ज्यादा दूध परचेज क्यों कर रहे हैं, अब कोई भी इंसान कोई भी चीज परचेज क्यों करता है, जब उसकी जरूरत होती है, उसको जरूरत के लिए जेब में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे और सामने वाला उस चीज का प्रोडक्शन भी नहीं करेगा। तो यहां पर हम प्रोडक्शन के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि हमारे देश की इनकम कितनी है या नेशनल इनकम कितनी है बच्चों। तो ये 3 तरीकों से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हो नेशनल इनकम को। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट बेटा अगर जिनको थोड़ी थोड़ी बात समझ में नहीं आई है तो टेंशन मत लो बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक मेथड को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। हर एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है इनकम मेथड से जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहां पर इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो देखो बेटा, ये है आपका इनकम मेथड। क्या है बच्चे? इनकम मेथड। देखो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एग्रीगेट्स समझाए थे, जैसे एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी वगैरह वगैरह, मैंने आपको ये सब चीजें समझाई थी बच्चों। ये एग्रीगेट्स में अगर ग्रोस बनाना है तो नेट में क्या ऐड करना पड़ेगा, या नेट बनाना है तो ग्रोस में क्या लेस करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या चीज़ ऐड माइनस करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और हमने एक न्यूमेरिकल देखकर भी किया था बच्चों। तो जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, वो पार्ट 1 से ज़रूर देखें, आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास के अंदर। तो बेटा इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसमें हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप जो है जैसे एनडीपी हो, जीडीपी हो, एनएनपी हो, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। इनकम मेथड से आप जो चीजें कैलकुलेट करोगे उससे सबसे पहले आपका निकलेगा एनडीपीएफसी। क्वेश्चन के अंदर आपसे एनएनपीएफसी पूछा गया हो, क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है जीडीपी एमपी पूछा गया हो, कुछ भी पूछा गया हो, बट क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि ये एग्रीगेट आपको इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्टली आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए इनकम मेथड से, वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकम मेथड से आपके सबसे पहले एनडीपीएफसी ही निकलेगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही निकलेगा। फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो एग्रीगेट्स आप वैसे ही कैलकुलेट ऐड लेस करके निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एनडीपी निकलेगा, और एनडीपी निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए बेटा। पहली चीज क्या है? पहली चीज है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। पहली आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होना चाहिए बेटा, ठीक है, 1 मिनट। और दूसरा आपके पास में यहां पर क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए आपके पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। ये दूसरा आपके पास में ऑपरेटिंग सरप्लस होना चाहिए बच्चों। और तीसरा आपके पास में होना चाहिए मिक्स्ड इनकम। क्या होना चाहिए बेटा? मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में एनडीपीएफसी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना आसान है ना, बस आपको क्वेश्चन में 3 चीजें ढूंढनी है और तीनों चीजें अगर आपको मिल गई तो तीनों चीजों को प्लस कर दो और आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपको मैं हमेशा बताता हूं बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सपोज करो फॉर्मूले के अंदर इन दोनों की वैल्यू दे रखी है,
इसकी नहीं दे रखी है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज जाते हैं, सर हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो बेटा, इसकी वैल्यू जो भी दे रखी है वो उसके नीचे लिखो, इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसके नीचे लिखो, और इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं तो 0 मान लो, और तीनों को प्लस कर लो, आपके पास में क्या आ जाएगा, NDPFC आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मिक्स्ड इनकम के साथ में ऐसा हो सकता है, इन दोनों के साथ में भी ऐसा आप कर सकते हो अगर एक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। बट इन दोनों के लिए कुछ और चीजें भी हैं आपके सामने जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, आपने अच्छे से चेक कर लिया, तो आप इसको डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते हो। इसको 0 जब ही लिखना है जब इससे रिलेटेड दो चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो। देखो, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ये दो चीजें गिवन हो सकती है, या इन दो में से एक चीज गिवन हो सकती है। पहली चीज क्या है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर आपको वेजेस एंड सैलरीज गिवन होगी। इज दैट क्लियर बेटा? अगर वेजेस एंड सैलरीज गिवन नहीं है तो आपके पास में एक और चीज गिवन हो सकती है, वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये गिवन होगा आपके पास में, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में से अगर मान लो सपोज वेजेस एंड सैलरी गिवन नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है, ये एम्प्लॉयर है बेटा, ध्यान रखना ना, एम्प्लॉयर गिवन है, तो इसको वैल्यू लिख दो जो इसकी गिवन है, इसकी वैल्यू को 0 मान लो, दोनों को प्लस करो, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। मान लो वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो इसको 0 मान लो, इसकी जो वैल्यू गिवन कर यहां पर लिख दो, आप दोनों को प्लस करो, आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा बच्चों। क्लियर? आसान है, ध्यान से समझो बस। अभी की इस क्लास में इनकम मेथड इतना जबरदस्त क्लियर कर दूंगा आपको मैं कि कैसा भी क्वेश्चन इनकम मेथड से रिलेटेड आ जाए आप पहली बार में ही कर लोगे। बस ध्यान से इस क्लास को सुनो, लास्ट तक जरूर देखो बेटा, स्किप बिल्कुल मत करना कि यार ये तो अपने मतलब का था, क्लियर हो गया अब आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा मत करना। लास्ट तक बहुत ध्यान से देखना, कुछ कुछ बीच में मैं आपको ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा इन चीजों को याद करने के लिए। गॉट इट? चलो, वेजेस एंड सैलरीज तो क्लियर है सर, हम समझते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं सर, बट ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? तो बेटा देखो, ध्यान से समझो, इसके अंदर एक पॉइंट और बताऊंगा, वो आपको भी ध्यान रखना होगा आगे जाके। देखो, एम्प्लॉयर मतलब यहां पर क्या है, कंपनी है। कंपनी कुछ कंट्रीब्यूट करती है सोशल सिक्योरिटी के स्कीम के लिए। अब किसकी सोशल, किसकी सिक्योरिटी के लिए? तो कंपनी के पास जो उसके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके भविष्य की सिक्योरिटी के लिए कंपनी कुछ करती है। और कंपनी क्या करती है, सुनो मेरी बात। जैसे कंपनी ने एक बंदा हायर किया, एक अपने पास एम्प्लॉय रखा, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 रुपीज, बट कंपनी ने उसको बोला कि हम तुम्हें 50,000 तुम्हारी सैलरी तो है, तुम दुनिया को बता सकते हो तुम्हारी 50,000 सैलरी है, बट हम तुम्हें 50,000 नहीं देंगे। तो एम्प्लॉय ने पूछा कि भैया 50,000 सैलरी हमें क्यों नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि इसमें से हम 5,000 रुपये हर महीने आपके सैलरी में से निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेंगे 45,000 रुपये, उसका आप कुछ भी करो बट इस 5,000 हम आपको नहीं देंगे। तो उसने कहा फिर ये तो मेरी सैलरी नहीं हुई, मेरी सैलरी तो 45,000 हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 5,000 हम आपके 50,000 में से ले रहे हैं, ये हम आपके प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी में डालेंगे ताकि भविष्य आपका सिक्योर कर सकें, और जब भविष्य में आपको इन पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको भविष्य में पैसा देंगे रिटायरमेंट के दौरान में, तो आपके ये काम आएगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज का भविष्य सिक्योर करती है, उसी की सैलरी में से कुछ पैसा काट कर पीएफ या ग्रेच्युटी में जोड़ के, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर उससे जब सबसे ज्यादा पैसों की नीड हो तो वो पैसा उसको दिया जा सके बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी एक इनकम का ही एक पार्ट है, तो इसीलिए इसकी वैल्यूज को ऐड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर जो 50,000 रुपीज सैलरी है उसी में से ही तो 5,000 निकाल रहा है।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, एक कंट्रीब्यूशन हो गया कंपनी के थ्रू, कहां पर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। बट इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉयर वाले को ही ऐड करना है। कई बार क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय भी आ जाता है। क्या आ जाता है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाती है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है बेटा। क्या कर देना, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। किसको, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, ठीक है ना। अब वैसा क्यों बेटा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने आपका पैसा काट कर आपके पीएफ में डाल दिया है, तो आप अगर दोबारा से निकाल कर उस पैसे को उसमें डालोगे तो डबल बार वो काउंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इग्नोर किया जाता है। आपको सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेना है। इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा। चलो अब ऑपरेटिंग सरप्लस बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, देखो बेटा, हमारे देश में बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब उन्होंने खुद को ही काम दे रखा है, मतलब वो बिजनेस के मालिक भी खुद हैं और बिजनेस के सारे काम भी वो खुद करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, वो बिजनेस का मालिक है तो प्रॉफिट भी ले रहा है और बिजनेस के छोटे मोटे काम भी कर रहा है वो, तो वो एक तरह से एम्प्लॉय भी हो गया अपनी कंपनी का। अब जो वो कमा रहा है अपने बिजनेस से, जो भी वो कमा रहा है, उसमें अपन कैसे कैलकुलेट करें कि इतना पैसा इसकी सैलरी का है, इतना पैसा इसके प्रॉफिट का है। क्यों, क्योंकि सारा काम तो वही कर रहा है, बिजनेस का मालिक भी वही है, बिजनेस का एम्प्लॉय भी वही है। अब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, बिजनेस के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए ऐसी इनकम को या ऐसे लोगों की इनकम को मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। इज दैट क्लियर। और इसका कोई भी क्लोज नहीं होता है बेटा, इसलिए मिक्स्ड इनकम एज इट इज है, नहीं गिवन है तो जीरो मान लो, गिवन है तो वैल्यूज की जल्दी जल्दी आप लोग लिख दो बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटा बीच बीच में ब्लर हो जाता है, तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज आप इस चीज को इग्नोर करें बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस मतलब यहां पर अब प्रॉफिट की कुछ बात होने वाली है बेटा। अब देखो यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस के ऊपर बात करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पॉइंट्स हैं बेटा, कितने हैं, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। एक है बेटा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम कहां से आ रही है, प्रॉपर्टी से आ रही है, और प्रॉपर्टी को हमने 3 डिवाइड पार्ट में, इसके जो प्रॉपर्टी है उसको 3 डिवाइड हमने किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो है RRI। R फॉर रेंट, R फॉर रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट। ये आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है। R मतलब ये पहला वाला R है, रेंट, आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है, बदले में आपको किराया मिल रहा है, वो आपकी इनकम हो गई ना बेटा। अगर इनकम है तो इनकम को हम ऐड करेंगे हमारे नेशनल इनकम के लिए। रॉयल्टी मतलब किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के अधिकार को हम यूज कर रहे हैं और बदले में उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो जो पेमेंट हमने किया उसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। जैसे सपोज करो कोई पब्लिशर है, वो किसी ऑथर की किताब को या बुक को प्रिंट करता है, तो यहां पर जो पब्लिशर है वो क्या करेगा, उस ऑथर को पैसे देगा, तो वो जो पैसे उसको दिए गए हैं उसको रॉयल्टी बोला जाएगा। इंटरेस्ट मतलब यहां पर हम किसी को फैक्ट्री खोलने के लिए, हम यहां पर किसी को जो है यहां पर जैसे किसी को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी, सॉरी इंटरेस्ट में क्या होगा, हम किसी को यहाँ पर फैक्ट्री खोलने के लिए, हम यहाँ पर किसी को बिजनेस करने के लिए लोन दे रहे हैं बेटा। क्या दे रहे हैं बेटा, लोन दे रहे हैं, तो उस लोन पे जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो भी हमारा इनकम का पार्ट होगा बेटा, उससे भी हम यहाँ पर ऐड जरूर करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा। इस इंटरेस्ट के अंदर एक बात ध्यान रखना, मैंने एक बात बोली थी
कि अगर हम किसी को, हम मतलब कोई बैंक भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, वो किसी की फैक्ट्री खोलने में, किसी को बिजनेस चलाने में लोन देता है और बदले में फिर वो जाके उसको इंटरेस्ट देता है, तो ऐसे इंटरेस्ट को आपको लेना है। बट इस इंटरेस्ट के अंदर एक इंटरेस्ट है जिसको इग्नोर करना है, वो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। लिख लेना, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल डेट इंटरेस्ट को कभी भी ऐड नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। क्यों नहीं करेंगे? तो समझो बेटा, मान लीजिए सरकार ने लोगों से 1 करोड़ का लोन लिया। उस 1 करोड़ के लोन के अंदर आपके भी 1 लाख रुपए हैं और सरकार फिर उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर रही है 8,000 रुपए। तो देखो बेटा, यहां पर आपने जो लोन दिया है उसका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब उसको किसी फैक्ट्री में उस पैसे को यूज नहीं किया गया, उस पैसे को किसी जो है बिजनेस में यूज नहीं किया गया, बस सरकार ने अपने किसी काम के लिए लिया और आपका भी योगदान है उसके अंदर 1 लाख रुपीस का। अब सरकार इस वजह से आपको 8,000 रुपए पे कर रही है उसका इंटरेस्ट, तो ऐसे इंटरेस्ट को कभी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। यहां पर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट के लिए। किसके लिए? आप यहां पर जो लोन दे रहे हो सामने वाला उससे अपनी फैक्टर कॉस्ट को कवर करेगा, तब जाके वो आपको उसका इंटरेस्ट पे करेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट को ही आपको यहां पर ऐड करना है, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को इग्नोर कर देना है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये आएगा बेटा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये दूसरा पॉइंट है किसका? ऑपरेटिंग सरप्लस का। इसमें भी 3 प्रॉफिट हैं बेटा, 3 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं बेटा। पहला प्रॉफिट होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल दो आप, चाहे डिविडेंड बोल दो, बात बराबर है। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है बेटा? दूसरा यहां पर प्रॉफिट होता है बेटा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, और तीसरा होता है कॉरपोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। ये 2 तरीके से आएगा बेटा इसमें। देखो बेटा, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कंपनी जो पैसा कमाती है उसका वो 3 काम करती है। पहला काम, अपने मालिकों को पैसे बांटना। देखो मैं समझाता हूं। सपोज करो इन कंपनी ने 100 रुपए कमाए, सबसे पहले वो 100 रुपए में से क्या करेगी? 30 रुपीज मालिक को एज अ प्रॉफिट दे देगी, जो भी शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, जो बिजनेस के मालिक हैं उनको दे दिया। ठीक है ना? 30 रुपए उन्होंने अपने पास में फ्यूचर के लिए, किसके फ्यूचर के लिए? बिजनेस के फ्यूचर के लिए रख लिए हैं। 100 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट के रूप में कमाए, उसमें से 30 रुपए कंपनी के मालिक को दे दिए। 30 रुपए कंपनी ने यहां पर फ्यूचर के लिए, किसके फ्यूचर के लिए? बिजनेस के या कंपनी के फ्यूचर के लिए अभी सेव करके रख लिए। बचे 40 रुपए के ऊपर टैक्स लग गया, तो ये टैक्स भी क्या होगी? इनकम होगी गवर्नमेंट की। तो इन 3 अलग अलग प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? अब अगर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है और ये तीनों भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये 0 मान लेंगे। क्या कहा मैंने? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तो ये तीनों में से कोई ना कोई अवेलेबल होगा। जो भी अवेलेबल, अगर तीनों अवेलेबल है तो तीनों की वैल्यू को लिखोगे, प्लस करोगे, आपके पास इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। तीनों अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 ही अवेलेबल है, तो तीसरे को 0 मान लेना, प्लस करना, आपके पास इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। और तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप को टोटली 0 मान लेंगे। और यही चीज आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ करेंगे, यही चीज आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के साथ में करेंगे। जब ये तीनों प्लस हो जाएंगे तो आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी कैलकुलेट करने के लिए, जो भी एग्रीगेट निकालने के लिए बोला गया है बेटा, आप वो निकाल सकते हो बच्चों।
तो यहां पर ये बहुत सिंपल था बेटा, बहुत आसान भाषा में हमने ये समझा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी इसके अंदर अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है बेटा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं दोबारा से उस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आज की इस क्लास के अंदर आपकी काफी मदद हुई होगी, काफी हेल्पफुल आपकी ये क्लास रही होगी बेटा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं जरूर करवाऊंगा अपनी अगली क्लास के अंदर, तो प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो सके। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।